स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। इस बार कई सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घनश्याम रे, कितने तेरे रूप रे कितने तेरे नाम रे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की शुरुआत हुई। 7 जिलों में जो कैवाल टाउन है वहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया। पिछले कई सालों से वो चल रहा है। सरकार इसको अपनी सफलता के तौर पर मानती है, लेकिन सरकार के ही विधायक इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं। मामला गाज़ियाबाद का है, जहां भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर लगातार जो बयान देते हैं बेबाक उनके कई सारे मामलों में आते रहे हैं। अब उन्होंने खुलेआम यह मांग कर दी है कि यूपी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी अपराधों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर पहले भी अपने सरकार के अफसरों के खिलाफ बोलते रहे हैं, व्यवस्था के खिलाफ बोलते रहे हैं। अपनी सुरक्षा से लेके तमाम सारे विषयों पर उन्होंने बोला है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम है ये अंग्रेजों के ज़माने के वायसराय वाला सिस्टम है, क्योंकि जो पुलिस कमिश्नर है वो बहुत सीनियर लेवल का अफसर होता है। वो आम आदमी से, नेताओं से उतनी सहजता से नहीं मिल पाता है, जिसके चलते विधायकों के, आम आदमी के जो काम हैं वो नीचे के अफसरों के पास बार बार दौड़ने पड़ते हैं, जिनके पास निर्णय लेने के उतने अधिकार नहीं है। तो नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को बंद करना चाहिए, एसएसपी सिस्टम को फिर से लाना चाहिए। सरकार के सामने उन्होंने एक नया सवाल खड़ा किया है। उनका यह भी कहना है कि अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही गाज़ियाबाद की पुलिस, लिहाजा उन्हें खुद बुलडोजर लेकर निकलना पड़ेगा। तो ये मामला क्यों है? चुनाव के दौरान भी विधायक और पुलिस कमिश्नर के बीच तनातनी देखी गई थी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक वो शिकायत करते हैं कि अपराधों की बाढ़ आई हुई है। कमिश्नर अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं। ऐसे अफसरों को बैठाकर सरकार आखिर क्या करना चाहती है? उनका ये भी आरोप रहता है गाहे बगाहे कि जितना ज़्यादा पुलिस होगी ज़िले में उतने ज़्यादा वो लूट मचाएगी, उतने ज़्यादा उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब समस्या इस बात की है कि जिस कमिश्नर सिस्टम पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, क्राइम पे कंट्रोल की बात कहती है, उसी के एक विधायक अपने ज़िले के पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि इस विभाग में इतने सीपी, जेसीपी, डीसीपी, एसीपी, जेसीपी और पता नहीं कितने कितने सीपी अधिकारी हो गए हैं कि उनके यहाँ चक्कर काटते काटते लोग थक जाते हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता है कि किसके यहाँ पर जाएं और किससे उनको फाइनल रूप से राहत मिलेगी। ये बात भी सही है, क्योंकि कमिश्नरेट सिस्टम में सारे अधिकार कमिश्नर के पास हैं। एडीजी और आईजी लेवल के अधिकारी कमिश्नर हैं पुलिस के, काफ़ी सीनियर हो जाते हैं। वो इजीली अवेलेबल भी नहीं होते हैं। अब समस्या इस बात की भी है कि एक विधायक कमिश्नर सिस्टम की आलोचना कर रहे हैं, दूसरी ओर कुछ लोग अजय मिश्रा के कार्यकाल को बेमिसाल भी बताते हैं। सरकार ये कहती है कि जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम है इसने अपराधियों पर अंकुश लगाया है और इसने उत्तर प्रदेश में आम जनमानस के बीच पुलिस की जो छवि है उसको बहाल किया है, लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया है। अब सुरक्षा का कितना एहसास है, अगर इसका कोई एक सर्वे हो जाए जनमानस के बीच तो ये और बात स्पष्ट हो जाए। खाली सरकार आंकड़े जो अधिकारियों द्वारा दिए गए उन्हीं पर न बोले, फिर तो वो कह दे कि भाई ये लखनऊ में 1 लाख लोगों में सर्वे हुआ है और लोगों ने हमारे इस काम को पसंद किया है। फायदे के लिए खाली किसी के ये सिस्टम बनाया गया,
या आम जनमानस तक उसका लाभ पहुंचे, उसके लिए सिस्टम काम कर रहा है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि वक्त आ गया है कि इन कमिश्नरेट सिस्टम की भी समीक्षा होनी चाहिए। और इनकी समीक्षा में सबसे बड़ी समस्या ये है, या तो मुख्यमंत्री करें या तो डीजीपी करें। उसके अलावा न रेंज के आईजी कर सकता है, न एडीजी जोन कर सकता है। वैसे जहाँ जहाँ कमिश्नर सिस्टम है, सबके दिल से पूछो दर्द क्या है किसी का। लेकिन समस्या यह है कि बोले कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। आईपीएस अफसर तो कमिश्नरेट में जाने नहीं चाहते, डीसीपी बनकर या जेसीपी बनकर या एडिशनल सीपी बनकर। अधिकार कुछ है ही नहीं है, नाखून तक नहीं है बाल नोच सकें। अब एक बड़ी रोचक खबर यह है, एक नेताजी के साथ कह लीजिए तो गच्चा हो गया। गच्चा कैसे हो गया? एक अपने यहाँ नेताजी हैं सेठ साहब, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते हैं और बड़े बिल्डर हैं। पहले समाजवादी पार्टी में रहे, वहाँ से फिर वो भाजपा में आए और इन दिनों उनके सितारे बुलंद हैं। वो लगातार देश के उच्च सदन के सदस्य बनते रहे हैं। लेकिन सियासत में सबसे ऊंचे माले पर पहुंचकर भी सेठ साहब की इच्छाएं कुछ ना कुछ तो रहती ही हैं। अब ये ज़रूर है कि भाई जिस लिफ्ट से वो आए थे ऊपर तक, उन्होंने वो लिफ्ट छोड़ दी, भगवा वाली लिफ्ट में बैठ गए। पिछले दिनों उनके साथ एक वाकया हो गया। वाकया कोठी से जुड़ा हुआ मामला है, बंगला से जुड़ा हुआ मामला है। चूँकि संजय सेठ राज्यसभा के सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हीं के नाम के एक मंत्री केंद्र में हो गए हैं संजय सेठ। वो भी झारखंड से हैं, रांची से वो जीते हैं। अब दोनों का नाम एक है। एक बिल्डिंगों के निर्माण का, कोठियों के निर्माण का विशेषज्ञ भी है, एक खांटी राजनीतिज्ञ है। वो केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री बन गए हैं। संयोग से उनको देश की राजधानी में जो सरकारी बंगला आवंटित होना था, वो चिट्ठी नाम के भ्रमवश लखनऊ आ गई। जब वो चिट्ठी लखनऊ आ गई तो यूपी के अधिकारियों ने समझा कि भाई ये यूपी वाले संजय सेठ हैं, इनको बंगला देना है। उनको फ़ोन गया, सूचना पहुंची कि साहब आपके लिए दिल्ली से लिखकर आया है कि आपको एक बंगला दिया जाए। तो वो उन्होंने भी हजारों बंगलों का जो मालिक है उसने स्वीकार कर लिया कि भाई सरकारी बंगला, उसका आनंद कुछ और हो, वो भी राजधानी लखनऊ में। उन दौड़ के चले आए तुरंत कि हाँ हाँ बिल्कुल हमको बंगला मिलना चाहिए। फिर भाई राज संपत्ति विभाग में कोठी ओठी खोजी जाने लगी। उनको उम्मीद जगी थी कि जो पत्र आया है वो उन्हीं का होगा, देश की सरकार ने शायद उन पर मेहरबानी की होगी। लेकिन अचानक से जब कोठी देने की व्यवस्था शुरू हुई तो लोगों ने कहा भाई सांसद को हम राज्य में बड़ी कोठी दे नहीं सकते। तो ये दिल्ली से पूछताछ हो गई तो पता लगा भाई ये यूपी वाले संजय सेठ के लिए नहीं है, ये तो झारखंड वाले संजय सेठ के लिए है, जिनको दिल्ली में कोठी देनी है। यूपी से कोई लेना देना नहीं, वो चिट्ठी आप वापस भेज दीजिए। अब इतना सुनने के बाद सेठ साहब का मन निराश हो गया। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी कि भाई चिट्ठी जब यहाँ आई है तो बंगले की व्यवस्था करो। लेकिन समझाया गया भैया ये रक्षा राज्य मंत्री वाली चिट्ठी है, जो संजय सेठ है उनकी है, नाम के भ्रम के चलते वो यूपी आ गया है। ऐसे बहुत सारे पत्र आ जाते हैं। अब आप राज संपत्ति विभाग पर दावा ठोकेंगे, दबाव बनाएंगे, बंगले की व्यवस्था करो, हम कहाँ से कर पाएंगे। लेकिन बताते हैं कि सेठ साहब की जो इच्छा थी कि भाई जब चिट्ठी आ गई तो हमें बंगला दे दो, और उनका कुछ इशारा अभी तक विक्रमादित्य मार्ग पर कुछ बंगले खाली भी पड़े हैं, अच्छे हैं, भारी भरकम हैं। अगर वहाँ मिल जाए तो फिर उनका और भौकाल बढ़ जाएगा। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो खाली बंगले विक्रमादित्य से, उसमें से एक उनके गुरु पुराने वाले, उनका भी बंगला है। नाम के फेर में पड़े सांसद जी की उम्मीदें टूट गई। अब कोई बिल्डर का मामला होता, किसी प्राधिकरण का मामला होता, टाउनशिप का मामला होता, तो सेठ साहब इतने सक्षम थे कि वो यूपी में निर्णय बदलवा लेते। लेकिन चूंकि ये केंद्र का मामला था, दिल्ली का मामला था, उनके बस में नहीं था, तो लिहाजा फिर उनको मन ममोस के रहना पड़ा।
तो फिलहाल अब लखनऊ वाले संजय सेठ नहीं, झारखंड वाले संजय सेठ के लिए बंगला दिल्ली में तैयार हो गया है। अब बात ब्यूरोक्रेसी की एक खबर की। खबर ऐसी जिनकी ओर कोई ताकता नहीं है, जिनको किनारे करके छोड़ दिया है सरकार ने, और ये चाहती है कि अभी यहीं से अपना रिटायर हो जाएं, इनका नाम भी हमारे सामने ना लो। हालांकि दूसरी ओर कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो बहुत लाडले हैं, जो अंगद के पांव की तरह सरकार के सामने जमे हुए हैं। कई बसंत आए, पतझड़ आए, आंधियाँ आई, लोग आते जाते रहे, लेकिन वो अपनी पोजीशन पर कायम रहे। तो जिनके जीवन में हर समय हरियाली है और जिनका कैरियर बुलंदियों पर रहा है, उनके इतर आज बात होगी कुछ ऐसे लोगों की जिनका सूखे से सांप का ख़त्म नहीं हो रहा है, जिनका करियर अंधेरे में डूब गया है और सूखा ऐसा पड़ा है कि बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा लगता है कि खेत बंजर हो जाएगा। सूखे और हरियाली के इस अंतर को बताने के लिए हम आपके सामने कुछ ऐसी खबर लाए हैं जिसको आप सोचेंगे तो कहेंगे वाकई में क्या ऐसा है कि किसी का सितारा इतनी बुलंदी पर है कि उसे आप छू भी नहीं सकते, और कुछ ऐसे हैं कि जिनको सरकार ही छूने को तैयार नहीं, वो ज़मीन पे लेटे हैं। बात मुख्यमंत्री कार्यालय के दो प्रमुख अफसरों की, एसपी गोयल और संजय प्रसाद की, जो पिछले कई सालों से सरकार के चहेते हैं, लेकिन उसके इतर कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनके ऊपर ना तो कोनो तबादला नीति लागू होती है, ना सरकार उनकी ओर देखना चाहती है। यानी कि 5 साल, 4 साल, 6 साल पड़े रहो जहाँ पड़े हो, रिटायर होकर अपने घर चले जाना। इससे ज़्यादा सरकार आपको सरकारी वेतन मिल रहा है, काम वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी क्या है, इस पर किसी का ना तो कोई ध्यान है और ना कोई चाहता है कि आप हमारे साथ कोई कदम ताल करो। तो संजय प्रसाद और एसपी गोयल, ये मुख्यमंत्री के कार्यालय में संजय प्रसाद पिछले 4-5 साल से हैं, एसपी गोयल 7 साल से हैं। वो लगातार उनका सितारा चमक रहा है। अनिल गर्ग पिछले 4 सालों से सिंचाई विभाग में हैं, वो भी सरकार की गुड बुक में हैं। इन सब के इतर जब इन्हीं के और साथियों को आप देखेंगे तो उनको सरकार की ऐसी मेहरबानी और नजर इनायत हासिल नहीं है जो ब्यूरोक्रेसी के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को आज की तारीख में है। वो महत्वहीन है और निम्न कहे जाने वाले विभागों में है, जिनमें आप सबसे पहले देखेंगे तो अनिल कुमार हैं, जो पिछले 5 साल पूरे कर चुके हैं होमगार्ड विभाग में। अब उनके भाग का सितारा शायद उदय हो जाए और रेवेन्यू बोर्ड के वो चेयरमैन बन जाएंगे। ये अफसर वो हैं जो तैनात करके सरकार छोड़ देती है। इसमें 89 बैच के अनिल कुमार 5 साल से ज़्यादा हैं होमगार्ड विभाग में, और उनके बाद जितेंद्र कुमार हैं जो 5 साल से ज़्यादा समय से भाषा विभाग में तैनात हैं, जिनकी कोई सुधि नहीं ले रहा है। अब इनका रिटायरमेंट भी अगले साल हो जाएगा जून में। उसके बाद 1990 बैच के ही सुधीर बोबड़े भी हैं, जो 4-4.5 साल तो राजस्व परिषद में रहे, फिर आजकल 1.5 साल से राजभवन में हैं। फिर आता है नाम पंधारी यादव का। पंधारी यादव भी पिछले 7 साल से राष्ट्रीय एकीकरण में रहे। समीर वर्मा समाज कल्याण के सचिव हैं, वो भी योगी की पिछली सरकार से ही संट कर दिए गए, उनको भी किनारे कर दिया गया। केशव मौर्य के विभाग में तैनात होने का खामियाजा वो आज तक भोग रहे हैं। तो ये सब कहानियां हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है। किसी को कहते नहीं कि घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी की दुकान आई, मैं छोटा था घर में मेरे हिस्से में माँ आई। तो यहाँ भी वही है कि किसी के हिस्से में माल मत्ता आ रहा है, बड़े बड़े विभाग आ रहे हैं, और किसी के हिस्से में सूखी रोटी भी नहीं है। आप देखेंगे कि सरकार की नाराजगी का शिकार इस तरह से है अफसर कि उनका पूरा कैरियर खत्म होने को आ गया है। जब जब तबादला सूची आती है तो इन अफसरों को लगता है कि शायद अब की बार किस्मत का भाग खुल जाए, शायद उनके लिए कोई गुड न्यूज आ जाए। लेकिन 5 साल 6 साल गुजरने के बाद तो वो नाउम्मीद भी हैं, निराश हैं। उनका कैरियर शायद ही कभी अब पटरी पर लौटेगा, और
यही वजह है कि ऐसे ही मौक़ों पर आकर अफसर ये बात सोचने लगते हैं कि वो भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, और अगर ये भावना उनके मन में घर कर जाएगी तो जीवन का उत्साह, नौकरी का उत्साह, जनसेवा का जो जिम्मेदारी थी वो सब समाप्त हो जाती है। सरकार कहते हैं सबके लिए होती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ऐसी किस्मत सबकी नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको लगातार इनाम पे इनाम मिलता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई देखना तक पसंद नहीं कर रहा है। ये जो विरोधाभासी और दो तरह की स्थितियां हैं, ये दूरी बहुत लंबी है, ये गैप बहुत बड़ा होता जा रहा है। इसको पाटने की कोई पहल भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जैसे नाम आता है तैसे गुर्राहट आ जाती है, तो लोग डर जाते हैं। तो ये बड़ी समस्या है कि आखिर नाम रखे सामने तो रखे कौन, और रखने के बाद फिर जो हश्र होगा उसको झेलेगा कौन। कुछ लोगों के लिए लोग चाहते हैं कि मुख्यधारा में लौटें, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि सरकार के सामने वो बात रख सकें। अब बात योगी सरकार के एक मंत्री की, जिन्होंने अपने विभाग में सारे नियम कानूनों को ताक पर रख दिया है। मंत्री सबसे पहले गांधी जी से प्रेम करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने सजातीय लोगों को ध्यान देते हैं, उनका सम्मान बढ़ाते हैं। बाकी लोग चाहे भाड़ में जाएं और चाहे जैसे जीवन जिए, उनका ज़्यादा ध्यान इस ओर नहीं है। बात लघु उद्योग विभाग की है, जहाँ के मंत्री हैं राकेश सचान। राकेश सचान एमएसएमई यानी कि लघु उद्योग विभाग, खादी ग्राम उद्योग, यूपी हैंडलूम, इन सब विभागों के मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने नियमों को दरकिनार कर रखा है। अपने चहेतों के लिए नियम कानून के विपरीत जाकर वो उन्हें उपकृत करते रहते हैं। तबादला सत्र को भी उन्होंने धता बता दिया। समूह का के अधिकारियों का एमएसएमई विभाग में इस साल तबादला ही नहीं हुआ। तो ये अपने आप में बड़ा विचित्र मामला है कि मंत्री ही चाहता है कि विभाग में तबादले ना हो, मंत्री ही चाहता है कि विभाग में प्रमोशन ना हो। जब काम नियमानुसार नहीं होते हैं तो स्वाभाविक है कि काम जुगाड़ सिस्टम से होंगे। नियम नहीं होगा तो जुगाड़ चलेगा, जुगाड़ चलेगा तो फिर तबादला नीति को ठेंगा चलेगा, और तबादला नीति को ठेंगा रहेगा तो जो जिले में 3 साल पूरा कर चुका है वो रहेगा, वो जमे रहेगा। जो मंडल में 7 साल पूरा कर चुका है वो भी जमा रहेगा, और इस जमा रहने में जो मलाई आएगी फिर वो चुनिंदा लोग खाएंगे। आज हम आपका ध्यान मंत्री राकेश सचान के विभाग में चल रहे इस अवैध और अन्यायपूर्ण कृत्य की ओर ले जाएंगे, जहां पर अधिकारी तबादला सूची का इंतज़ार कर रहे हैं, जहां पर अधिकारी प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मंत्री प्रमोशन की फाइल पिछले 1 महीने से दबाए हुए हैं, उस पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दस्तखत कर देंगे तो विभाग में नए 50 डीसी प्रमोशन होकर आ जाएंगे, 50 अफसर उपायुक्त बनकर आ जाएंगे, फिर उनको जिलों में पोस्टिंग देनी पड़ेगी, और जो इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा है वो हटाना पड़ेगा। कि लखनऊ में मनोज चौरसिया 5 सालों से जमे हुए हैं, श्रीनाथ पासवान मेरठ में 9 साल से जमे हुए हैं, रामेंद्र कुमार मथुरा में 5 साल से जमे हुए हैं। ये सब उपायुक्त हैं उद्योग विभाग के, और ये सारे जो पद हैं ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं, कमाई वाली जगह माने जाते हैं। और इतना ही नहीं, मंत्री ने तो सीनियर अफसरों को भी कई जगह जूनियर का चार्ज दे दिया है, जहां ज़्यादा हिसाब किताब ठीक है। वैसे सरकारी तंत्र में सीनियर अफसर अगर जूनियर का चार्ज लेता है तो इसे बहुत ख़राब बात मानी जाती है, लेकिन आगरा में जॉइंट कमिश्नर हैं अनुज कुमार, उन्होंने डीसी आगरा का चार्ज ले रखा है। मुरादाबाद में जॉइंट कमिश्नर है योगेश सचान, उन्होंने अपने नीचे उपायुक्त का चार्ज ले रखा है। अलीगढ़ में संयुक्त निदेशक हैं वीरेंद्र कुमार, उन्होंने भी अलीगढ़ के डीसी का चार्ज लेके रखा हुआ है। विभाग में 29 डीसी हैं इस समय उपायुक्त,
और प्रमोशन 1 अगस्त को हो चुका है, 2 अगस्त से मंत्री के यहाँ फाइल पड़ी है। मंत्री प्रमोशन कर देंगे तो 50 लोग डीसी बन जाएंगे, 50 बन जाएंगे तो जिलों में उनको पोस्टिंग दी जाएगी, तो जो ज्वाइंट डीसी चार्ज लिए हैं नीचे का उनका चार्ज हट जाएगा तो फिर स्वास्थ्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो जब डीपीसी होने के बावजूद महीनों महीने मंत्री फाइल रोक रहे हैं, अफसरों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं और सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो इस विभाग की ओर क्यों नहीं देखा जा रहा है? आलोक कुमार प्रमुख सचिव हैं इस विभाग में, वो भी कई बार कोशिश किए लेकिन मंत्री के आगे उनकी चलती नहीं है। राकेश सचान का दिल है कि मानता ही नहीं है बिना गांधी जी के सानिध्य के, और पहले भी वो विवाद में रहे, 70 प्लाट ले लिया था वहाँ पर, फिर वो वापस किए, फिर वहाँ पता लगा कचहरी में फाइल लेके भाग गए। आखिर जो सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वो ये क्यों नहीं देखती है कि किस विभाग में जिले में 3 साल से ज़्यादा कौन अफसर जमा है, क्यों नहीं हट रहा है? 5 साल से वो उस पद पर कैसे कायम है? 7 साल से वो उस पद पर कैसे कायम है? अब डीआईजी जिले में एसपी के चार्ज लेने लगे तो कितनी शर्म की बात है। कमिश्नर अगर जिले में डीएम के चार्ज ले तो इसका मतलब क्या है? खाली लालच, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये सरकार को देखना होगा कि मंत्रियों की मनमानी के चलते विभाग के अधिकारियों का मनोबल टूट रहा है, शोषण के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। क्या अब डीपीसीओ प्रमोशन में भी गुलाबी गैंग हावी हो जाएगा? ये सब सच्चाइयां हैं जिनको देखना चाहिए। बहरहाल हमारे समाज में हमेशा सच और झूठ में एक जंग जारी रहती है और हर युग में जारी रही है। आज मंजर भोपाली के इन लाइनों में वो चीज़ सार्थक होगी। सुनिएगा कि करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में कल भी जंग जारी थी, अब भी जंग जारी है। और बाप बोझ ढोता था, क्या दहेज दे पाता, इसलिए वो शहजादी आज तक कुंवारी है। और गांव में मोहब्बत की रस्म है अभी मंजर, शहर में तुम्हारे तो जो भी है सब मदारी है। नमस्कार।